ओके जी, तो लास्ट क्लास में मैंने आपको दो रेशियो कराते हैं, नाम बताते हैं उसका। दो रेशियो कराए थे मैंने, नाम क्या था उसका सर? एक था हमारा सबसे पहले रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। सर दूसरा हमारा क्या था, जल्दी बताओ? रिटर्न ऑन शेयर होल्डर्स कैपिटल, ऐसा ही है? हाँ जी, रिटर्न ऑन शेयर होल्डर कैपिटल। ओके, फिर अगर हम उसकी इंटरप्रिटेशन की बात करें तो हमने वहां पे ये सीखा था कि वो फॉर्मूला मुझे ये बताता है कि कंपनी में जितना पैसा कुल मिला के शेयर होल्डर और लैंडर्स का लगा हुआ है उस पे हम उनको कितना कमा के देते हैं। ऐसा ही है? क्लैरिटी है? ये किया था हमने। फिर हमने जब रिटर्न ऑन शेयर होल्डर कैपिटल देखा था तो उसके अंदर हमने ये देखा था कि भाई वहां पे आपने सिर्फ इक्विटी को रखा था और देखा था कि हम इक्विटी होल्डर्स को कितना कमा के दे रहे हैं। फिर मैंने एक सवाल करवाया था जिसके अंदर उसने कहा था कि भाई आप रिटर्न ऐसे निकाल के दें, क्योंकि असेसमेंट का अपना अपना तरीका होता है। तो उसने कहा था रिटर्न ऐसे निकाल के दें कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में से प्रेफरेंस डिविडेंड को माइनस करें, उसको बांटने के बाद देखें कि शेयर होल्डर्स ने पूरी इक्विटी पे कितना कमाया। तो वो हमने इसलिए किया था अली। बात समझ आती है? अच्छा भाई, आज हम अभी भी प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो पे हैं, यानी हम ये देख रहे हैं कि अगर कोई इन्वेस्टर या कोई बंदा किसी कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी को असेस करना चाहता है तो उसके पास कौन कौन से मेजर्स हैं। तो जल्दी बताओ, क्या ईपीएस से भी, अर्निंग पर शेयर से भी क्या कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी की असेसमेंट होती है? जल्दी बताओ, जल्दी से। ईपीएस से? हाँ जी मेरे बच्चों, पहले ये बताओ कि क्या ईपीएस से भी, अर्निंग पर शेयर से भी क्या कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी की असेसमेंट होती है? यस सर। क्या वो बताता है एक शेयर पे कितना कमा के दिया? सर फिर रिटर्न ऑन शेयर होल्डर कैपिटल से भी होती है और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड से भी होती है। अब एक सवाल आया, सर व्हाट इफ कंपनी ए का रिटर्न ऑन शेयर होल्डर कैपिटल एंड आरओसी बेटर हो कंपनी बी से, बट अगर हम कंपैरेटिव प्रीवियस ईयर्स देखें तो कंपनी ए डिक्लाइन होता जा रहा है, तो ऐसी बात है फिर आप बोलोगे कि भाई अभी तो ये हालात वाकयात है पर जो ओवर द पीरियड का ट्रेंड है उसमें जो दिखेगा वो ज्यादा अच्छा है। बिल्कुल ऐसा है तैमूर, तो हम तो वो बात कर चुके हैं वैसे ही। खैर, हम बात कर रहे हैं प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज की, कि आप किसी कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी को असेस करने के लिए आज तक आपने मेरे साथ तीन रेशियो सीखे, ईपीएस, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन शेयर होल्डर कैपिटल। आपके सामने ऊपर अभी आ रहा है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो में जीपी एंड एनपी रेशियो, जीपी एंड एनपी रेशियो। अच्छा, मैं आपसे यहाँ पे कुछ फिगर्स कैलकुलेट कराऊंगा तो आप लोगों ने मुझे बताना है फोकस के साथ। मुझे ये बताओ सर कि अगर मैं ये कहूँ मैं बात कर रहा हूँ पिछले साल की, अगर मैं बात कर रहा हूँ पिछले साल की, तो मैंने कहा सर पिछला साल है, अज्यूम करो 2023। अगेन आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि हम जो रेशियो की असेसमेंट कर रहे हैं वो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो है। पिछले तीन रेशियो कौन कौन से सीखे हैं? ईपीएस, रिटर्न ऑन शेयर होल्डर कैपिटल और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। वो तीनों के तीनों रेशियो प्रॉफिट की असेसमेंट थी। आज भी प्रॉफिट को असेस करने के तरीके सीख रहे हैं जिसका नाम है जीपी और एनपी रेशियो, ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट रेशियो। अच्छा मुझे बताओ, अगर मैं यहां पे अज्यूम करूं कि मैं एक यूनिट कोई कंपनी का 100 रुपए पे बेचता हूं और मैंने अगर यहां पे 10,000 यूनिट्स बेचे तो अमाउंट कितनी आती है? जल्दी बताओ। एक यूनिट 100 का बेचता हूं, ये हो गई मेरी प्राइस, और मैंने 10,000 यूनिट्स बेचे तो मेरी टोटल सेल्स कितनी है? 1 लाख? आर यू श्योर? या 1 मिलियन? 1 मिलियन होगी। सही हो गया जी, ये हो गई हमारी सेल्स। ऐसा ही है? चलें, हमने कहा सर इसके बाद आता है हमारे पास सीओजीएस। हमने ये कहा कि जो मैं माल खरीद के लाता हूं वो मुझे 70 रुपए पर यूनिट मिलता है और मैंने माल कितना बेचा है? 10,000। तो मैंने इसको 10,000 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 7 लाख रुपए। इन दोनों को माइनस करें तो हमें प्रॉफिट कितना मिलता है? 3 लाख। ऐसा ही है? अब मैं करूंगा ये कि मैं इस 3 लाख रुपए को
इस 3 लाख रुपए को डिवाइड करा दूंगा इस 1 मिलियन से। इस 3 लाख रुपए को मैं डिवाइड करा दूंगा 1 मिलियन से। बताएं आंसर कितना आता है? 0.3। हमने कहा ये हो गया हमारा सर मार्जिन परसेंटेज, आप कहेंगे 30%। सही हो गया? ये बता रहा है कि कंपनी अपनी हर 1 रुपए की सेल पे 30% कमाती है ग्रॉस बेसिस के ऊपर। हाँ जी ऑनलाइन वालों, ऐसा है। ये क्या बता रहा है कि कंपनी अपनी हर 1 रुपए की सेल पे कितना कमाती है? 30% कमाती है। यानी अगर मैं फॉर एग्जांपल 1 रुपए की सेल करूंगा तो 30 पैसा कमाऊंगा, तो 2 रुपए की सेल करूंगा तो कितना कमाऊंगा? 0.6 कमाऊंगा। तो यानी हर 1 रुपए की सेल पे 30% कमाता हूं। एग्रीड है? क्योंकि 70% मेरी कॉस्ट है। देखो यहां पे लिखा हुआ भी है, दिस शोज दैट ऑन एवरी 1 रुपी ऑफ सेल वी विल जनरेट कितना परसेंट प्रॉफिट? 30% प्रॉफिट। इसमें याद रखिएगा, मैं हाईलाइट करके भी दे रहा हूं कि आपके पास प्राइस और कॉस्ट का कंपोनेंट ये है पर यूनिट। यहां पे लिख भी देते हैं कि ये जो प्राइस और कॉस्ट है वो क्या दी हुई है हमने? पर यूनिट। ये 1 यूनिट की है हमारे पास, कि 1 यूनिट इतने का होता है। अच्छा खैर, अब हमने अगले साल आए और अगले साल मैंने कहा अगला साल हमारा कौन सा है? 2024। अब मैं टेक्निकल सवाल करूंगा, ऑनलाइन वालों जल्दी बताना, आप भी बताना। अगर मैं ज्यादा यूनिट्स बेचूंगा पिछले साल के मुकाबले में, तो मेरा प्रॉफिट रेशियो भी क्या हो जाएगा? यही सिखाना था, नहीं होगा। वापस से, अभी मैंने एक सवाल किया यहाँ पे कि सर अगर मैं ज्यादा यूनिट्स बेचूंगा तो मेरा जो प्रॉफिट रेशियो है वो भी ज्यादा हो जाएगा। ऐसा कतई नहीं है, अभी प्रूफ करके दिखाता हूँ। आए देखते हैं। मुझे बताओ मेरी प्राइस पर यूनिट कितनी है? 100। सही है। एक काम करते हैं, 15,000 यूनिट्स बेचते हैं। कितना आता है? देखो 1.5 मिलियन आता है। हमने कहा सर ये आ गया 1.5 मिलियन। और हमारी कॉस्ट कितनी थी? 70। कितने यूनिट्स बेचे? 15,000। कितना आता है ये आंसर? जल्दी बताएं। नहीं, अभी अभी सुकून से चलना है। हाँ जी, 1.05 मिलियन। ओके, ये आ गया। इन दोनों को माइनस करें, 450,000 एग्जैक्ट। ओके, ये आ गया। अच्छा, अब आप एक काम करें, इसको इससे डिवाइड करें, कितना आता है? 0.3। फिर 30% आ गया। सर कहने का मतलब ये है कि किसी कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी को असेस करने के लिए आप ये नहीं करते कि आपने 3 लाख को 450 से कंपेयर कर लिया और आपने कहा कि अब ये परसेंटेज वाइज ज़्यादा कमा रहा है ना, वो पैसों में तो ज़्यादा कमा रहा है। यानी फॉर एग्जांपल, इसकी यूँ एग्जांपल लेते हैं कि अगर हम यहाँ पे लेक्चर बेचते हैं और एक लेक्चर की फ़ीस मैंने 20,000 रुपये रखी हुई है, अज्यूमिंग, सही है, और मुझे उसकी कॉस्ट पड़ती है, आप लोग बताएंगे इस एग्जांपल के आगे, एक लेक्चर में कितने का बेचता हूँ? 20,000 रुपये का, सही है, और मुझे उसकी कॉस्ट पड़ जाती है 10,000 रुपये, तो मैं एक लेक्चर पे कितना कमाता हूँ? 50%। एग्रीड? तो अगर ऐसे मैं 5 लाख लेक्चर ही क्यों ना भेज दूँ, मैं कितना कमाऊंगा? 50%। बात आई समझ? अगेन देखो, यहां पे सिखाना क्या था? क्वांटिटी विल नॉट ड्राइव योर प्रॉफिट मार्जिन। सही है, क्वांटिटी विल नॉट ड्राइव योर प्रॉफिट मार्जिन। यहां पे तो नहीं। अच्छा जी, हमने क्या सीखा कि क्वांटिटी आपकी प्रॉफिट मार्जिन को ड्राइव नहीं करती। देखो अभी मैंने एग्जांपल दी ना आपको कि भाई अगर मैं एक लेक्चर 20,000 रुपये का बेचता हूं और अगर मैं उसकी कॉस्ट रखता हूं 10,000 रुपये, तो मैं 50% कमा रहा हूं, राइट? पर ऐसे ही मैं अगर 5,000, 10,000, 15,000 लेक्चर क्यों ना बेचूं, मेरा मार्जिन कितना होगा? तो कहने का मतलब ये है कि आपके पास, आप अगर प्राइस और कॉस्ट को कंपेयर करेंगे तो मार्जिन आपका सेम रहेगा।
क्वांटिटी जितनी भी बेचो, एग्रीड। तो आप क्या ये कह सकते हैं कि प्राइस पर यूनिट और मार्जिन पर यूनिट आपका क्या होता है, सेम। तो उस क्वांटिटी को जितना भी चेंज करते रहो आपका मार्जिन क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो क्या ये बात समझ आती है कि अगर मैं ग्रॉस प्रॉफिट को देख के, सिर्फ देख के ये नहीं कह सकता कि कंपनी अब ज्यादा कमा रही है। देखो पैसों वाइज तो ज्यादा कमा रही है कि भाई फॉर एग्जांपल मैं अगर 10 लेक्चर बेचूंगा तो मेरा कैश फ्लो क्या होगा, 10 लेक्चर के हिसाब से होगा। अगर मैं 50 लेक्चर बेचूंगा तो मेरा कैश फ्लो किस लेक्चर के हिसाब से होगा, 50 लेक्चर के हिसाब से। पर क्या ये कह रहा है कि मैं हर लेक्चर पे ज्यादा कमाने लग गया, या हर लेक्चर पे उतने कमा रहा हूं, ओवरऑल कमाई मेरी इंक्रीज हो रही है पर लेक्चर तो मैं सेम कमा रहा हूं ना, ऐसा है। तो ये हम कहेंगे कि मेरा जो मार्जिन है वो हर लेक्चर के ऊपर 50%। तो यहां पे मैं ये कह रहा हूं कि मेरा मार्जिन हर यूनिट पे कितना है, 30%। तो मैं यूनिट्स कितनी ही बेतहाशा बेच दूं, इसकी जात पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। पहले बताओ यहां तक बात समझ आती है, ऑनलाइन तो जल्दी बताओ यहां तक क्लैरिटी है। पहली चीज, और ये बता रहा है कि आपके एक यूनिट पे आप कितना कमाते हैं पर रुपी ऑफ सेल पे। एग्रीड है अली, तैमूर, सारे बच्चों, वेरी गुड। आगे फिर हमने यहां पे देखा कि सर अभी अगर हम ये देखें कि इफ प्राइस एंड कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट इज सेम देन इट इज इररेलेवेंट देन हाउ मच क्वांटिटी यू आर सेलिंग, मार्जिन विल बी सेम। यही सीखा हमने कि भाई अगर प्राइस और कॉस्ट पर यूनिट आपकी सेम है तो इररिस्पेक्टिव आप 10, 15, 20, 25 लाख ही यूनिट क्यों ना बेच दें, आपके मार्जिन पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। आओ देखते हैं आगे क्या होगा। अब हमने कहा कि सर व्हाट इफ हम ये कहें, इसको हम ऊपर ले जाते हैं, ओके। हमने कहा सर आप अज्यूम करें व्हाट इफ selling price would have been increased by rupees 10 per unit। हम कह रहे हैं कि हमने अपनी सेलिंग प्राइस 10 पर यूनिट से क्या कर दी है, इंक्रीज कर दी है। तो आप मुझे बताते हैं कि अगर मैं यही सिनेरियो पूरा का पूरा कॉपी करूं, ये वाला, तो ये वाला साल तो मेरा सेम है ना, कॉपी क्यों नहीं होता भाई, इसको लिख ही लेते। खैर मुझे बताएं 2023 में हमारे पास 100 का था, कितने यूनिट्स बेचे थे हमने, 10,000। सेल्स कितनी हो गई थी, 1 मिलियन। अच्छा एक यूनिट की कॉस्ट कितनी थी, 70। ये कितने थे, 10,000। ये हो गया था 7 लाख रुपए। ये आ गया हमारे पास 3 लाख रुपए, और आपने यहाँ पे मार्जिन कितना कहा था, 30%। आओ 2024 में, 2024 में आ गए। 2024 के अंदर आप मुझे बताएंगे कि हमारी जो सेल्स है क्या वो 110 इंटू कितने यूनिट्स हो गई, 15,000। कितना आता है, ये आ गया 1.65 मिलियन। अच्छा भाई फिर आपके पास COGS ये 70 ही रहेगी क्योंकि प्राइस इंक्रीज हुई है ना, कॉस्ट तो इंक्रीज नहीं हुई है। कितना आता है, हाँ जी, इन दोनों का डिफरेंस कितना आ गया, कितना, 6 लाख रुपए। अच्छा सर अभी देखिए आपका प्रॉफिट अमाउंट वाइज इंक्रीज होता हुआ दिख रहा है, बट इफ यू कैन लुक एट द परसेंटेज वाइज तो क्या आंसर आता है, ये बताओ। इसको इससे डिवाइड करा दें, 36.36%।
सर मुझे एक बात बताएं, पहले आपने ये किया था तो आपका आंसर सेम आया था, अब आप कर रहे हैं तो आपका आंसर ज़्यादा आ रहा है, ऐसा क्यों? सेलिंग प्राइस, यानी आप क्वांटिटी जितनी भी बेचें, आपका मार्जिन पर यूनिट यानी पर प्रोडक्ट चेंज कब होगा? जब आपकी प्राइस चेंज हो जाए, ऐसा है? तो यहां पे ये पूरी कहानी सिखाने का एक मकसद है, जब वो आपको दो कंपनी के एनालिसिस देगा, सही है, या एक ही कंपनी के 2 सालों के एनालिसिस देगा, तो आप देखेंगे कि पिछले साल 30% कमा रहा है, तो आप उस पर क्या लिखेंगे अपने पास अपनी किताब में? हम ये लिखेंगे ना, दिस शोज दैट ऑन एवरी 1 रुपी सेल कंपनी इज मेकिंग 30% प्रॉफिट। ऐसा ही है कि हर 1 रुपए की सेल पे कंपनी कितना प्रॉफिट कमा रही है? 30%। हाउएवर इन करंट ईयर जो कि 2024 है, प्रॉफिट मार्जिन हैज बीन इंक्रीज टू कितने पे आ गया? 36.36। तो आप इसमें क्या लिखेंगे? दिस मे बी ड्यू टू इंक्रीज इन सेलिंग प्राइसेस। क्वांटिटी क्यों नहीं लिख रहे? क्योंकि सर क्वांटिटी तो जितनी भी बेचो आपका सिर्फ अमाउंट इंक्रीज होता रहेगा, पर यूनिट तो सेम ही रहेगा ना, ऐसा है? तो हम जितनी भी क्वांटिटी बेचते रहें, देखो इसकी लॉजिक है मैथमेटिकली, आप 100 को ही एक 15,000 से मल्टीप्लाई कर दो, 70 को ही 15,000 से मल्टीप्लाई कर दो, तो क्वांटिटी क्वांटिटी तो कैंसिल हो जाती है ना, क्वांटिटी और क्वांटिटी क्या हो जाती है? कैंसिल हो जाती है, तो बच जाता है पर यूनिट का हिसाब किताब। नीचे भी क्या हुआ, क्या मैंने 15,000 गुड्स नहीं बेचे थे? बेचे थे, पर उसमें मार्जिन क्यों चेंज हुआ? क्योंकि प्राइस ज्यादा थी। तो पूरे सिनेरियो में सिखाने का मतलब ये है कि एग्जाम के अंदर आपको अगर पिछले साल के मुकाबले में इस साल का मार्जिन इंप्रूव होता हुआ दिखे, तो वन ऑफ द रीजन कुड बी इंक्रीज इन सेलिंग प्राइसेस। पहले तो यहां तक बात समझ आती है? जल्दी से इसको कॉपी करो तो आगे लेके चलें। हाँ जी बच्चों, ये पर यूनिट वाला हिसाब किताब क्लियर है? ऑनलाइन वालों जल्दी बता दो। ये क्योंकि इतने बड़े सवाल के अंदर ये कुछ चीजें छुपी हुई होती हैं, तो आपको पता होना चाहिए बैकएंड पे कि अगर ये चेंज हुआ है तो उसकी वजह क्या होगी। थोड़ा जल्दी कॉपी करना है आज। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड वाले फंक्शन में सर हमने डिनोमिनेटर में अलग से क्यों दिखाते हैं, शेयर कैपिटल के साथ क्यों नहीं? सर इसका बता दें, अलग से क्यों दिखाते हैं? डिनोमिनेटर में रिटर्न ऑन शेयर कैपिटल एम्प्लॉयड में क्या हमने इक्विटी को अलग रखा था या प्लस किया था? प्लस किया था ना, अलग से कहाँ रखा था भाई? ये कौन सा फॉर्मूला है? नहीं, प्रेफरेंस शेयर भी अलग कहाँ किया था? प्लस किया हुआ था ना उसके अंदर। अली ये कौन सा फॉर्मूला है भाई? प्लस का साइन था उसके अंदर, अलग से था वो। अलग से तो इसलिए दिखाऊंगा ना ताकि मैं बता सकूं कि ये भी ऐड करना है, ताकि मिस आउट ना कर दो। समझ रहे हो बाबू? हमने कतई उसको अलग नहीं रखा था। आप लोगों ने क्विज किया था जो भेजा था? नहीं, उस पर आपको हाँ क्विज आया था ना, वो ई क्विज। हाँ जी, ऑनलाइन वालों तो हम तो तीनों ग्रुप पे भेजते हैं। चले मैं 2-3 बार उसको सेंड करवा दूंगा। हेलो, वो प्रैक्टिस के लिए होता है कि आपको पता लगे कि कौन सी कंपनी बेहतर है। वो था, किसी ने किया था ऑनलाइन वालों? हाँ जी, अब्दुल रहमान, अली, अलवीना, फरिया, तैमूर, एनीवन जिसने किया हो। अच्छा, ये माशाल्लाह यहाँ पे भी नहीं किया हुआ। हाँ, क्वेश्चन आया था वो किया था, चलो गुड, सही है। ओके, ये हो गया कॉपी, स्क्रॉल करूं?
उस पर भी भिजवा दूंगा अभी आगे से। आप लोग ना वैसे ड्राइव भी चेक किया करें, ड्राइव पे भी मैं लगवा देता हूँ कि उसमें सारे क्विज़ेस ज़्यादा होते हैं। चलें आगे चलें। और इससे पहले वाली पीडीएफ भी आपने कॉपी कर ली थी ना जो मैंने भेजी थी, जिसमें रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और शेयर कैपिटल सब था, वो वाली डायरेक्ट पीडीएफ से देख लिया था। चलो ये भी सही है। अभी तक के कॉन्सेप्ट में हमने ये सीखा कि अगर आपको पिछले साल के मुकाबले में इस साल का मार्जिन इंक्रीज होता हुआ दिखता है तो जल्दी से बताओ वजह क्या है। क्वांटिटी, सेलिंग प्राइस, मतलब देयर कुड बी एन इंक्रीज इन मार्जिन बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन सेलिंग प्राइसेस। अभी वो करते हैं ना, अभी दूसरा केस वही है, हम ये लिख देते हैं ना यहाँ पे केस 1। सर अगर मैं एग्जामिनर स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में क्लोजिंग बैलेंस दे तो उसका रिवर्स वर्किंग कैसे अकाउंट फॉर करेंगे। देखो यार वैसे एक बात बता रहा हूँ तुम्हें से समझने के लिए, एग्जामिनर इतना बेवकूफ़ नहीं है कि तुम्हें क्लोजिंग देगा और ऊपर जाओगे। मतलब ऐसा प्रैक्टिस क्वेश्चन भी है तो फजूल है। कहने का मतलब ये है कि यार एग्जामिनर आपका कॉन्सेप्ट टेस्ट कर रहा है कि उसको सीधा चलना आता है। बच्चा बोल रहा मुझे क्लोजिंग दी हुई है उल्टा जाना है ओपनिंग तक, चल वो भी जा सकते हो। फिर उसमें तुम्हें जो भी इंफॉर्मेशन देगा शेयर्स की, तो जो शेयर्स ऐड हुए होंगे उसको क्या करना, लेस करना, और जो प्रॉफिट ऐड हुआ होगा उसको लेस करना, जो डिविडेंड लेस हुआ होगा उसको ऐड कर देना, ऊपर चले जाना। पर आई थिंक दैट इज वेरी इलॉजिकल। आप सिंपल रखें, सीधा सीधा हिसाब किताब। हाँ जी डन, यहां तक ओके। अब देखिए मैंने आपको पॉसिबिलिटीज बताई हैं। लॉन्ग क्वेश्चन फ्रॉम एनपीओ एंड रेशियो, यस मैं लिटरली एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि इस बार एनपीओ से बड़ा सवाल आएगा और रेशियो से भी। तो एनपीओ के मैंने रिकॉर्ड कर लिए हैं, मुझे आज रात को देने में अपलोड करवा दूंगा आज ना मजीद पास पेपर्स न्यू वाले। जो मैंने पिछला अपलोड किया था वो कर लिया था, हो गए थे सारे। और अभी एक अलग से भी दिया था मैंने नया लेटेस्ट पिछली अटैम्प्ट का, बिल्कुल लास्ट अटैम्प्ट जो गुजरी है उसका भी दिया था, हो गया था ना। चलो गुड, वो भी देख लेना। मैं और भी अपलोड करूंगा, पीपी के भी डालता रहूंगा, तो मैं आपको बताता रहूंगा कि ये हो गया। और मैं करूंगा ये अलग से टैब नहीं खुलवाऊंगा, रेलिवेंट टैब में अपलोड करूंगा। जैसे पीपी है तो पीपी में जाएगा, एनपीओ है तो एनपीओ में जाएगा। पर मैं आपको लिस्ट बना के देता रहूंगा कि भाई ये देख लो, ये देख लो, ये देख लो, ये देख लो, ताकि आप प्रैक्टिस करते रहो। और रिक्वेस्ट मेरी ये है कि पहले खुद कीजिएगा फिर रेफर कीजिएगा, ताकि आपका दिमाग भी चले उस पर। सर रेशियोज तो लास्ट अटैम्प्ट में आ गया बहुत बड़ा, तो मतलब रेशियोज अगर लास्ट अटैम्प्ट में आ गया तो उसमें क्या मतलब बुरी बात है, इस बार नहीं आ सकता। ये तो नहीं होता ना कि पिछली बार आ गया तो इस बार नहीं आएगा, क्योंकि उसको पता है कि एग्जामिनर को ये पता है कि बच्चा ये परसीव करके जाता है कि लास्ट अटैम्प्ट में आ गया तो उस अटैम्प्ट में नहीं आएगा, वो पूछेगा इस अटैम्प्ट में वापस। एनीवेज आगे चलते हैं। ये हो गया केस 1। अच्छा अब एग्जामिनर ना मैं थॉट प्रोसेस सिखाता हूँ, सवाल कैसे पूछ सकता है। इसी के अंदर एग्जामिनर आपको डेटा देगा और नीचे बताएगा कि फॉलोइंग एक्शंस हैव बीन टेकन ड्यूरिंग द ईयर। बोलेगा इस साल ये मजीद मेजर्स लिए गए, तो आप पिछले साल के मार्जिन को इस साल से कंपेयर करेंगे। एग्रीड? तो आपका मार्जिन आपको क्या होता हुआ दिख रहा है, जल्दी बताओ। इंक्रीज होता हुआ दिख रहा है। तो आपको वो बोलेगा कमेंट करें इस पे। तो आप ये बोलेंगे कि मार्जिन फ्रॉम लास्ट ईयर टू दिस ईयर हैज बीन इंक्रीज बाय 6.36%। ऐसा ही है कि 6.36% से इंक्रीज हुआ है ना। और नीचे उसने मेजर्स में कहीं लिखा हुआ होगा कि दिस इज ड्यू टू कि इस साल कंपनी ने अपनी प्राइसेस को, तो आप फिर इसमें जवाब में लिखेंगे दिस कुड बी ड्यू टू द रीजन दैट कंपनी हैज टेकन मेजर्स टू इंक्रीज इट्स सेलिंग प्राइस। तो आप सवाल से भी उठा के, सवाल में नहीं लिखा हुआ तो अज्यूम करेंगे क्योंकि वजह तो यही है ना। तो वो ये बताता है कि भाई ड्यूरिंग द ईयर कंपनी ने यही एक्शंस लिए हैं, सीएफओ ने यही अप्रूव किया हुआ है। तो आप फिर पॉसिबल कमेंट करेंगे कि अगर ये हुआ है तो इसकी वजह
क्या होगी, रेलेवेंट को रेलेवेंट से लिंक करके लिख के देना है बट कि दिस कुड बी ड्यू टू द रीजन दैट कंपनी माइट हैव इंक्रीज द सेलिंग प्राइसेस। बात समझ आती है? ऑनलाइन तो जल्दी बताओ, क्लियर है? ये लिखने की बात है कि दिस कुड बी ड्यू टू द रीजन दैट द कंपनी माइट हैव इंक्रीज द सेलिंग प्राइसेस। अगेन मुझे रट्टा नहीं लगवाना, सोचने का तरीका सिखा रहा हूं कि यार ऐसे लिख सकते हैं आप, वजह ये हो सकती है। आगे हमने कहा सर अब चलते हैं केस 2 के ऊपर, इसी के केस 2। अच्छा, बाज़ औक़ात होता ये है, समझिएगा, बाज़ औक़ात होता ये है कि आप लोग जो हो सामने वाले को बोलते हो, अपने कस्टमर को, कि यार आप मुझसे इतनी क्वांटिटी परचेज करो तो मैं आपको डिस्काउंट दूंगा। सामने वाले को कह रहा हूं मैं कि आप मुझसे इतनी क्वांटिटी परचेज करो तो मैं आपको इतना डिस्काउंट दूंगा। तो उससे मेरी प्राइस कम हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी? कम हो जाएगी। वापस से मैं सेलर हूं, मैं अपने कस्टमर को बोल रहा हूं कि तुम मुझसे आज इतना माल खरीदो तो मैं तुम्हें डिस्काउंट दे दूंगा। तो उस चीज से मेरी सेलिंग प्राइस क्या होगी? कम हो जाएगी। तो मैं यहां पे खाली ये लिख देता हूं रीजन में कि इफ आपकी सेलिंग प्राइस क्या हो जाए, रिड्यूस हो जाए ड्यू टू, हाँ भाई, ऑफरिंग, क्या ऑफर कर रहा हूं मैं? बल्क परचेस डिस्काउंट। तो मुझे बताते हो आपका जो रेशो है, जीपी रेशो, वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो रिड्यूस कैसे हो जाएगा, इस बात पर जरा रोशनी डालें। क्योंकि आपकी सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, आपकी कॉस्ट सेम रहेगी, तो आपका मार्जिन अल्टीमेटली रिड्यूस हो जाएगा। तो अगेन एक वजह है ये भी कि आपके मार्जिन के कम होने की। आप क्वांटिटी जितनी भी बेचें, आपने अगर प्राइस को छेड़ दिया तो आपकी पर यूनिट की कमाई क्या हो गई? तो आप जितने भी यूनिट्स बेचें सब पे कमाई कम हो गई ना, तो इसलिए आपका रेशियो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। आए दूसरा केस देखते हैं, केस 3। हम कह रहे हैं रिसीव्ड बल्क परचेस डिस्काउंट और रीनेगोशिएटेड प्राइसेस विथ सप्लायर्स। अब मैं किससे बात कर रहा हूं? अपने सप्लायर से, कि मैंने कहा भाई या तो डिस्काउंट दो या तो प्राइसेस चेंज करो, दोनों में से। क्योंकि बाज़ औक़ात ऐसा होता है ना कि आप इतने की कस्टमर होते हैं, उसके आप उसके बाद जाते हैं, उसको बोलते हैं भाईजान अब इस पे माल देना तो बताओ ना, दूसरी दुकान पे जा रहा हूँ। तो कहने का मतलब ये है कि आप प्राइस रिडक्शंस के लिए, अपनी कॉस्ट के रिडक्शन के लिए, या तो उसको बोलोगे भाई मैं इतना माल खरीद रहा हूँ मुझे डिस्काउंट दे दो, या तो मैं आगे जा रहा हूँ मुझे इस प्राइस पे खरीदूंगा आज के बाद से। तो क्या ऐसा पॉसिबल है? बिल्कुल है। तो आप मुझे बताते हैं यहाँ पे, अगर मैं अगेन ये वाला सिनेरियो पिक करूं और हमने कहा कि ये हो गया कॉपी, यहाँ से ये हमने सेम रखा, सही है। हम ये कहते हैं सर, हम ये कहते हैं कि 2024 में हमने किया ये कि हमने सेल्स अज्यूम कर रहे हैं सेम रखी है। तो आपको याद होगा ना, अगर मैंने सेल्स बच्चों सेम रखी है तो वो 100 रुपये थी, कितने यूनिट्स बेचे थे? 15। तो ये कितना हो गया था? 1.5 मिलियन। अच्छा, अब COGS पे आ जाओ। COGS में हमने कहा कि हमें डिस्काउंट मिला, हमने प्राइसेस रीनेगोशिएट करके प्राइसेस को क्या किया, जल्दी बताओ? कम कर दिया। प्राइसेस कम हो गई हैं, कॉस्ट कम हो गई है। मुझे बताओ आपका दिमाग क्या कहता है, मार्जिन क्या होगा? क्योंकि आप पर यूनिट पे अब ज़्यादा कमाओगे, तो पर यूनिट पे ज़्यादा कमाओगे तो ओवरऑल कमाई भी ज़्यादा हो जाएगी। ऐसा ही है। तो मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे हम अज्यूम करते हैं कि पहले कॉस्ट कितनी थी हमारी? 70। अब हम कह रहे हैं कि सर हम उसको लेके आ गए उठा के 60 पे।
यही है, कितना आता है? 9 लाख रुपए। अच्छा, ये कितना आ गया? 6 लाख। सर 6 लाख को आप 1.5 से अगर डिवाइड करें, ये 9 लाख ही आता है ना मल्टीप्लाई करके? ये 9 लाख ही आता है ना? ओके, कितना आता है आंसर? 40%। सर ये इंक्रीज की वजह क्या है, जल्दी बताओ। आपकी कॉस्ट पर यूनिट क्या हो चुकी है? कम हो चुकी है ड्यू टू रीनेगोशिएशन विद दी सप्लायर। अब सप्लायर का वर्ड यूज करना है, तो आपको पता है एग्जामिनर क्या कहेगा? आपको डेटा देगा, पिछले साल को इस साल से कंपेयर करने को बोलेगा, बोलेगा रेलेवेंट रेशियोज निकालो और रेलेवेंट रेशियोज पे कमेंट्री करो। तो रेलेवेंट रेशियो के लिए आप क्या कहेंगे कि मार्जिन हैज बीन इंक्रीज बाय 10%, margin has been increased by 10%. This could be due to the reason that the company has renegotiated prices with the supplier. ये लिख के निकल जाओगे, पूरे नंबर हैं। सिर्फ आपको इंटरप्रिटेशन आनी चाहिए कि हुआ क्या है और क्या वजह हो सकती है होने की। मैं मतलब वो दिमाग में फिक्स कर रहा हूं बस। बात समझ आती है? तो ये एक तरीका है देखने का। पहले बताओ यहां तक कोई मसला? अच्छा, व्हाट इफ तुम लोग मुझे बताओगे, व्हाट इफ मैं यहां पे केस 4 भी लिख दूं, अगर मैं यहां पे केस 4 भी लिख दूं और मैं ये लिख के दूं आपको कि सप्लायर हैज इंक्रीज्ड प्राइसेस। हाँ भाई, आपको लिख के दिया मैंने कि सप्लायर ने अपनी प्राइसेस को क्या किया है? इंक्रीज कर दिया। तो इससे बताओ मार्जिन क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि अब आपकी एक यूनिट की कमाई क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो पहले बताओ ये रिलेशन समझ आता है कि व्हाट कुड बी द पॉसिबल रीजंस? अच्छा, एक और बात अब आप लोग मुझे बताएंगे ऑनलाइन वाले और आप भी। एक सवाल दिया हुआ है आपको जिसमें आपको मार्जिन कम होता हुआ दिख रहा है, एग्रीड? मार्जिन कम होता हुआ दिख रहा है, तो मार्जिन कम होने की वजह क्या होगी? या तो सेलिंग प्राइस कम हो गई होगी या तो कॉस्ट ज्यादा हो गई होगी। अच्छा, सेलिंग प्राइस कम पता है क्यों होती है? क्योंकि जब मार्केट में कॉम्पिटिटर्स अपनी प्राइस को गिराते हैं ना सेल करने के लिए, तो आपको भी मजबूरन अपनी प्राइस को कम करना होता है। तो क्या ये मार्केट की वजह से हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। बात समझ आ रही है? अच्छा, फिर आपको एग्जामिनर ये कहेगा कि बताओ कि इसको अगर मार्जिन इंप्रूव करना है तो ये क्या कर सकता है? अपनी कॉस्ट को कम कर सकता है। कैसे? वेरी गुड, बल्क परचेज डिस्काउंट। दूसरा, नेगोशिएटिंग द प्राइसेस। ऐसा ही ना, ऑल्टरनेटिव सप्लायर ढूंढ ले, ऐसा है? तो ऑल्टरनेटिव सप्लायर ढूंढ के नेगोशिएट करके बल्क परचेस करके वो सारी चीजें मेजर करके आपका जो मार्जिन है वो इंप्रूव हो सकता है। तो आपको सिर्फ सोचने का सलीका दिया मैंने कि यार आप क्या क्या लिख सकते हैं इन ऑर्डर टू वैलिडेट के मैं क्या एक्शंस लेके ये चीजें कर सकता हूं। तो लिख सकते हो ना एग्जाम में कि भाई ये चीजें करके ये अचीव हो सकता है और इन वजह से इस पे ये हिट आई होगी। एग्रीड? इसको जल्दी से कॉपी करें तो फिर मैं इसके आगे की कहानी सिखाता हूं। हाँ जी बच्चों, ऑनलाइन वालों, यहां तक क्लैरिटी है? बेहतरीन।
चलो कॉपी करते हुए एक टेक्निकल बात पूछते हैं। आप माल इंपोर्ट करते हैं, यानी आप जो भी आपका सप्लायर है वो समझो पाकिस्तान के बाहर है, तो आप जो परचेजिंग करेंगे वो डॉलर्स या किसी और करेंसी में करेंगे, ऐसा है? ऑनलाइन में लो, ऐसा है भाई। आगे आपको पता लगा कि एक्सचेंज रेट ऊपर चले गए, यानी पहले डॉलर अगर 250 का था तो इस साल वो 310 का चल रहा था, आपकी कॉस्ट पे क्या इम्पैक्ट आया होगा? कॉस्ट इंक्रीज हो गई होगी। ओके, अगर कॉस्ट इंक्रीज हो गई होगी तो दैट विल अल्टीमेटली लीड टू रिडक्शन इन मार्जिन, ऐसा ही है? तो आपका मार्जिन कम हो जाएगा। तो ये भी आपको याद रखना है कि सोर्सिंग बाहर से भी हो सकती है, एक्सचेंज रेट का भी इंपैक्ट होता है, तो ये भी लिखिएगा अपने पास। हो गया जी यहां तक? चलें, अब यहां पे भी एक इंपॉर्टेंट चीज ऐसे लिख देता हूं कि हमने कहा सोर्सिंग कैन बी, हाँ जी, सोर्सिंग कहां से हो सकती है? कैन बी फ्रॉम आउटसाइड पाकिस्तान, ऐसा है? और अगर पाकिस्तान के बाहर से सर हम प्राइस इंक्रीज कर दें तो कम फर्क पड़ेगा। अच्छा देखो, अली कह रहे हैं हम प्राइस इंक्रीज कर दें, तो क्या प्राइस इंक्रीज करना आसान है? कॉम्पिटिटिव मार्केट है तो आपका कस्टमर कहीं और भाग जाएगा और आप टेक्निकली उस अपने टारगेट को अचीव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपने अपने कैश फ्लो भी तो मेंटेन करना होता है ना। तो हमने यहाँ पे लिख दिया सोर्सिंग कैन बी फ्रॉम आउटसाइड पाकिस्तान। तो हमने कहा इफ आपके जो एक्सचेंज रेट हैं वो इंक्रीज होंगे तो आपका मार्जिन जल्दी बताओ क्या हो जाएगा? रिड्यूस हो जाएगा। तो सिर्फ ये भी जस्ट फॉर द सेक कि आपको पता होना चाहिए। अच्छा, आप लोगों ने ये नहीं पूछा कि सर इसको कैसे केटर करेंगे कि अगर एक्सचेंज रेट आपके क्या हो जाएं, चेंज हो जाएं। तो इसको केटर करने के लिए एक तरीका होता है, इसको केटर करने के लिए एक तरीका होता है। इसको केटर ऐसे किया जाता है कि आप बैंक के पास जाते हैं और एक फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होके अपने इस रिस्क को हैच कर लेते हैं। एग्जाम्पल, मैं बैंक के पास गया, मैंने बोला भाई मैं आपसे डॉलर खरीदना चाहता हूं इस फिक्स रेट के ऊपर, आगे जो भी रेट होगा वो मैं नहीं जानता। तो बैंक भी इस सट्टे में, इसको कहते हैं स्पेक्यूलेशन। क्या कहते हैं? स्पेक्यूलेशन। बैंक भी इस कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होता है, वो भी सट्टा खेलता है आपके साथ। कि एग्जाम्पल है ना कि उसने अगर आपको आज 260 या 270 में बेच दिया, लेट से आज चल रहा है 250, मेरी एंटिसिपेशन है कि 300 तक जाएगा, तो मैंने बैंक के साथ सट्टा खेला, मैंने कहा मुझे तुम 265 पे ही नहीं 265 पे बेच दो, लॉक हो जाएगी प्राइस। क्या आपका रिस्क एलिमिनेट हो गया? हाँ या नहीं? बिल्कुल हो गया। अब उलट भी हो सकता है, ऐसा हो जाए कि इकोनॉमी के हालात बेहतर हो जाएं और एक्सचेंज रेट 250 से 240 पे आ जाए और आपने कितने का खरीदा हुआ है? 265 का, तो आप वहां पे भी फंस गए। तो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट एक तरीके से मेजर तो होता है कि ये रिस्क केटर हो जाए, पर फिर आपका जो पोटेंशियल गेन होता है ना, जो हो सकता है, वो आप गवा देते हैं। यानी आप अज्यूम करें कि प्राइस चली जाती 320 पे, तो आप तो फायदे में होते ना। आपने कितने में खरीदा हुआ है? 265 पे, पर जो अदर वे राउंड अगर हो जाए तो उस गेन से आप फिर महरूम हो जाते हैं। कैसे महरूम हो जाते हैं? तो आप कम प्राइस हो गई ना, आप तो लॉक हो गए। अब आपने एनी केस किस पे खरीदना है? 265 पे। पहले बताओ बात समझ आ रही है? और जल्दी बताओ ये वाली बात समझ आती है, स्पेक्यूलेशन वाली? बिल्कुल ऐसे होता है, यही चीज चल रही होती है कि आप अपना रिस्क हैच कर लेते हैं और आप देखते हैं कि यार अब अगर रेट ऊपर जाएगा तो आपको फायदा, रेट नीचे आएगा तो आपका नुकसान। तो इसके अपसाइड जाने के बेनिफिट्स हैं, डाउन साइड आने के नुकसान है।
हेजिंग कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो हेज कर लें आप अपने आप को। क्लियर है? ऑनलाइन में तो जल्दी बताओ, क्लैरिटी है? आगे चलें? चलें, ओके। अब हमने कहा ये तो आपने मेरे साथ सीख लिया कि 2 सालों में क्या हुआ, तो हम यहां पे लिखते हैं 2023 और वापस से 2024। यहां पे हम समझते हैं सर नेट प्रॉफिट मार्जिन। अच्छा, आप लोगों ने मुझे ये लिखवाया था और हम यहां से वापस कॉपी कर लेते हैं ये वाला हिसाब किताब, ये हमने उठा लिया, बल्कि ये पूरा ही पिक कर लेते हैं। सही भाई, ये सीन है 2 सालों का। आप मुझे एक बात बताते हैं कि आपके पास पिछले साल के मुकाबले में, मेरी एग्जांपल में, इस साल जो आपका मार्जिन इंक्रीज हुआ था वो किस वजह से हुआ था? हाँ, मार्जिन इंक्रीज किस वजह से हुआ था? कॉस्ट रिडक्शन की वजह से, ऐसा है? पर कॉस्ट रिडक्शन किस वजह से हुई थी? नेगोशिएशन, मे बी बल्क परचेज डिस्काउंट और चेंज ऑफ सप्लायर, तीनों चीजें हो सकती है ना। नेगोशिएशन, बल्क परचेज डिस्काउंट और चेंज ऑफ सप्लायर, यानी सोर्सिंग चेंज कर दिया आपने, कोई और सप्लायर ऑन बोर्ड कर लिया। एग्रीड? ऑनलाइन में लोग बताओ, बात समझ आती है यहां तक? आगे अब हमने कहा सर ये तो हो गया था 40% मार्जिन और ये था 30%, तो क्या मार्जिन के केस में कंपनी ने अच्छा परफॉर्म किया है? ऐसा ही है। अच्छा, इसके बाद आपको याद होना चाहिए कि हमारे कुछ और एक्सपेंसेस आते हैं, एडमिन एंड सेलिंग, जिसमें डेप्रिसिएशन आ रही होती है, इलेक्ट्रिसिटी के बिल आ रहे होते हैं, लोगों की सैलरी आ रही होती है, कमीशन आ रहे होते हैं, एंड सो ऑन, सब इन दोनों में छुपे हुए होते हैं ना। ऐसा ही है। आगे फिर हमने कहा एडमिन एक्सपेंसेस अगर मैं यहां पे समझूं तो वो आ रहे हैं मेरे 1 लाख, सही है, और यहां पे वो आ रहे हैं 4 लाख। एग्रीड? ये मैंने माइनस करा दिया। आप मुझे बताएं कि आपका नेट प्रॉफिट कितना आता है? यहां पे आ गया 2 लाख और ये, सर आप बात समझें, दोनों कंपनीज में, दोनों सालों में इस कंपनी ने प्रॉफिट सेम कमाया है। प्रॉफिट अभी अमाउंट वाइज सेम लग रहा है ना आपको, सेम कमाया है। तो एक बंदा अगर प्रॉफिट देखेगा बोलेगा यार चलो कंपनी ने वही मेंटेन किया हुआ है, ऐसा नहीं है। आप एक काम करें ना, कैलकुलेटर निकालें, मुझे इस 2 लाख रुपए को इस सेल से डिवाइड करके दें। 20% आ रहा है। अच्छा, और इसको डिवाइड करें 1.5 से, 13.33% ये आ रहा है। अच्छा, वेरी गुड। अब आगे सुनिए, गेम समझे यहाँ पे। कहने का मतलब ये, पैसों के हिसाब से तो तुम्हें सेम लग रहा है, पर मैं आपको एक मजे की बात बताऊं, आप यहां पे 40% से किस पे आए हो? इसका मतलब ये है कि इन 2024 कंपनी has not managed its expenses efficiently। क्या कहते हो? कि मेरे मार्जिन देखो, मार्जिन के केस में आपकी कंपनी बेहतर परफॉर्म कर रही थी, बट आई बिलीव जब व्हेन यू हैव अराइव्ड एट द नेट प्रॉफिट, आपकी कंपनी बेहतर परफॉर्म कर रही है, बुरा परफॉर्म कर रही है? तो सर प्रॉफिट के अमाउंट वाइज तो सेम है, वो तो देखिए अमाउंट वाइज तो सेम है, पर आपको ये देखना था कि आपने जो एक यूनिट पे कमाई थी सेल्स के कंपैरिजन में, वो तो आपकी गिर गई, क्योंकि आपने अपने अखराजात
ज्यादा, आपको ज्यादा कमाना चाहिए था भाई, आपने बेचा ज्यादा है, ऊपर कॉन्ट्रेक्चुअल प्राइस आपकी चेंज हो गई है, कॉस्ट कम हो गई है, तो आपको कमाना ज्यादा चाहिए था। आपने परसेंटेज वाइज क्या कमाया है, कम कमाया है। तो आप जितने रुपए की सेल कर रहे हैं ना, उसमें नेट कितना कमा रहे हैं, 13.33, जबकि लास्ट ईयर कितना कमा रहे थे, 20%। तो फायदे में कब थे, लास्ट ईयर। तो क्या हमें अमाउंट्स को देख के करना है या परसेंटेजेस देखनी है, परसेंट, क्योंकि देखो यार आपकी कमाई पोटेंशियल 20% थी, आप लूज करके यहां तक आ गए हो। तो दिस अब ये पता है क्या बता रहा है कि आपने इस साल एक्सपेंसेस को इनएफिशिएंटली मैनेज किया है, एक्सपेंसेस को। अच्छा, अब दिस देयर कुड बी पॉसिबल रीजंस, हो सकता है इलेक्ट्रिसिटी के प्राइसेस बढ़ गए हो सकता है आपने अपने एम्प्लॉयज को इंक्रीमेंट्स दिए हो, बोनस दिए हो। तो वो सारी चीजें आपने सवाल में सोचनी है कि हुआ क्या होगा, एग्रीड। पर अगर मैं आपको 2 सालों के कंपैरिजन का कहूं तो आप क्या कहेंगे कि कंपनी इन 2024 हैज मैनेज इट्स एक्सपेंसेस एफिशिएंटली या नॉट मैनेज। तो ऊपर तक तो आपके पास जीपी में तो बेहतर थी ना, क्योंकि ऊपर तक तो उसने अच्छा काम किया, बट एज फार एज मैं नेट प्रॉफिट पे आया तो मुझे पता लगा कि कंपनी ने अपने एक्सपेंसेस को एफिशिएंटली मैनेज नहीं किया। इसको यूं भी देख सकते हैं, आप ये बताते हैं मुझे कि ये सेल्स का 10% होगा, यानी आप हर रुपए की सेल में एडमिन और सेलिंग का कंट्रीब्यूशन कितना होता है, 10%। और इस साल दिखाओ कितना आता है, 4 लाख को 1.5 मिलियन से डिवाइड करो जल्दी से, 26.67। इसका मतलब समझते हो कि आप अपने एक्सपेंसेस को एज कंपेयर टू सेल्स 26.67% पे ले, यानी आप 1 रुपए की सेल पे 26.67% का एक्सपेंस कर रहे हो एडमिन के नाम पे, जबकि पिछले साल कितना कर रहे थे, 10%। तो क्या आर यू गाइज मैनेजिंग योर एक्सपेंसेस एफिशिएंटली या इनएफिशिएंटली, एंड व्हाट कुड बी द पॉसिबल रीजंस। यहां पे लिख देते हैं ना, यहां पे लिखते हैं पॉसिबल रीजंस। हाँ भाई, पॉसिबल रीजन क्या हो सकता है, जल्दी बताओ। इंक्रीज इन सैलरी, दूसरा क्या हो सकता है, इंक्रीज इन इलेक्ट्रिसिटी, इंक्रीज इन इलेक्ट्रिसिटी, ऐसा है। तो जो भी एडमिन में आ सकता है, जो भी अच्छा, एक और भी चीज हो सकती है, हायर डेप्रिसिएशन। अगर आपने बहुत सारे पीपी खरीदे हैं इस साल, यानी फॉर एग्जांपल आपने बोला यार आउटडेटेड हो गई टेक्नोलॉजी, मैंने सब लैपटॉप नए खरीदे, रेनोवेशन कराई, तो क्या उसका डेप्रिसिएशन ज़्यादा आएगा। तो वो जो डेप्रिसिएशन ज़्यादा आएगा तो आपके एक्सपेंसेस भी ज़्यादा हो जाएंगे, तो ऑब्वियसली उससे आपका प्रॉफिट क्या हो जाएगा। डिपेंड करता है कि सवाल में हालात वाक़यात क्या हैं। पर अगर सवाल में ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ तो आप सिंपल बताएंगे कि कंपनी ने अपने एक्सपेंसेस को एफिशिएंटली मैनेज नहीं किया। पर एग्जामिनर आपको कहता है बताओ व्हाट कुड बी द पॉसिबल रीजन, तो इट कैन बी इंक्रीज इन सैलरी, इट कैन बी इंक्रीज इन इलेक्ट्रिसिटी प्राइसेस, हाई डेप्रिसिएशन, और मे बी आप कहें जेनरिक इन्फ्लेशन हो सकती है ना, कि भाई जेनरिक इन्फ्लेशन है तो इलेक्ट्रिसिटी प्राइसेस भी तो उसी वजह से इंक्रीज हो रहे हैं ना। तो हमने कहा कि सर यहाँ पे ये भी लिख देते हैं जेनरिक इन्फ्लेशन। ऐसा है, तो जेनरिक इन्फ्लेशन की वजह से आपकी प्राइसेस क्या होती हैं, बढ़ जाती हैं, तो आपकी कॉस्ट इंक्रीज होती है। अच्छा, एक और चलो आपको सोचने का, सर रियल लाइफ से लिंक करूंगा मैं आपको यहाँ पे आज। ऐसा हो सकता है कि समझने की बात है कि इलेक्ट्रिसिटी को हटा के ऑल्टरनेटिव देखते हैं, कि ऐसा हो सकता है कि यार एक कंपनी है, लोड शेडिंग ज़्यादा हुई तो फ्यूल प्राइसेस भी, तो जनरेटर में फ्यूल भी ज़्यादा लगेगा, तो क्या वो फ्यूल एक्सपेंस भी ज़्यादा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन के हालात वाक़यात क्या चल रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें इस बात की निशानदेही हैं कि आपके एडमिन एक्सपेंसेस जो हैं इंक्रीज हो रहे हैं और आप सही तरीके से परफॉर्म नहीं कर रहे। अभी एक नॉर्मल बंदा देखेगा ना, बोलेगा 2 लाख का प्रॉफिट है, कोई प्रॉफिट में चेंज नहीं है। तो दोनों साल सेम परफॉर्म किया, मैं आपसे पूछता हूँ कि दोनों साल सेम परफॉर्म किया या पिछले साल के मुकाबले में बुरा परफॉर्म किया है, क्योंकि आपके पास पोटेंशियल था, आपने ऊपर ज़्यादा कमाया था,
आपने नीचे आते 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 अपने खर्चे ज़्यादा कर लिए, जबकि आपको खर्चे कर्टेल करने चाहिए थे ताकि आप पिछले साल के मुकाबले में इस साल ज़्यादा कमाएं। अच्छा, अगर पिछले साल के मुकाबले में भी ये 10% रखता है, यानी 10% के हिसाब से पता है क्या, मैं जितने की भी सेल करूं उसका 10% मुझे अखराजात करने चाहिए ना, तो वो कितने बनते? 150। ऐसा ही है ना। आप सिंपल एक काम करो, अगर 150, मुझे आप प्लीज ये करके दिखाएं, अगर आप यहां से 150 माइनस करते, ऑनलाइन में तो आप भी इस 4 लाख की जगह आप 150 रखो तो आपका नेट प्रॉफिट कितना आता? 450 आता। अब 450 को डिवाइड करो उससे 30%, ऐसा ही है। तो आप देखो ना, 40% आप जीबी कमाते, 10% एडमिन के नाम पे करते तो 30% कमा लेते, क्योंकि आप ये कहते हैं कि भाई मैंने अपने एडमिन एक्सपेंसेस को सेम रखा। सेल्स के कंपैरिजन में पहले जितने की सेल करता तो 10% मेरे अखराजात किस नाम पे होते थे? एडमिन के नाम पे। इस साल भी सही आपकी सेल्स बढ़ गई तो अखराजात भी बढ़ने चाहिए, मान रहा हूं, पर बढ़ के भी कितने होने चाहिए थे? 150। आपने कितने किए हुए? 4 लाख। तो क्या आपने एक्सेसिव कर लिया? तो अगर आप सेम पे चला रहे होते ना तो आपका जो मार्जिन है वो आपके नेट प्रॉफिट में कन्वर्ट हो जाता। तो वो हो पाया या वो एक्सपेंसेस खा गए? क्योंकि देखो ना, ये क्या बता रहा है कि मैं जितनी भी सेल करता हूं 10% एडमिन के अखराजात होते हैं, जितनी भी सेल करता हूं तो यहां पे कितने अखराजात होते हैं? 26%। तो यानी ऊपर जो आपने 40% कमाया था पिछले साल के मुकाबले में 10% ज्यादा, 26% उसको भी खा गया। बात समझ आ रही है? क्लैरिटी है? ऑनलाइन में जल्दी बताओ, क्लैरिटी है? मतलब दिस हैज टू बी वेरी क्लियर व्हेन यू आर अंडरस्टैंडिंग रेशियोज, क्योंकि लिखना होता है उसके अंदर, तो ये लॉजिक्स आनी चाहिए। नहीं, जेनरिक इन्फ्लेशन है तो हम जेनरिक इन्फ्लेशन में आप यूं भी कह सकते हैं कि भाई हमने सेलिंग प्राइस का बर्डन इसलिए नहीं डाला ना क्योंकि कोई इंक्रीज ही नहीं कर रहा, तो सारा बर्डन हमने अपने पे ले लिया। तो अगर आप अज्यूम करें ना कि सेलिंग प्राइस भी इंक्रीज करता तो वो तो हमने सीख लिया ना कि हमारी प्राइस भी ऊपर जाती, कॉस्ट भी ऊपर जाती, फिर नेट पे देखते कि नेट कितना इंक्रीज आया है। एग्रीड? तो वो तो अपनी जगह है, पर हम कह रहे हैं जेनरिक इन्फ्लेशन ऐसी है कि हमने अपने कस्टमर को पास ऑन नहीं की अब तक, खुद लेके बैठे हैं उसका इंपैक्ट। जब वक्त आएगा तो पास ऑन कर लेंगे। क्लैरिटी है? चलें जी, अब इसी के ऊपर एक सवाल कर लेते हैं जिसमें मैं आपको 2 कंपनी के एनालिसिस देता हूं। आप मुझे बताएंगे कि दोनों कंपनी में से बेहतर प्रॉफिटेबिलिटी किसकी है। सही है? 1 मिनट दीजिएगा बस, मैं ज़रा पेस्ट करूं यहां पे। विजिबल है? ऑनलाइन वैल्यू विजिबल है? ये आपको आ रहा है नजर? ओके। तो यहां पे ये कह रहा है कि ABC लिमिटेड एंड XYZ लिमिटेड आर 2 कंपनीज ऑपरेटिंग इन द सेम इंडस्ट्री, क्योंकि कंपैरिजन तो सेम इंडस्ट्री में होगा ना। अब मैं फार्मा को मैन्युफैक्चरिंग से तो नहीं कर सकता कंपेयर, टीचिंग को कोई किसी यूटिलिटी बिल कंपनी से तो नहीं कर सकता। अगर कंपैरिजन करना तो लाइक टू लाइक का होना चाहिए ना, हाँ या नहीं? तो ये लाइक टू लाइक का कंपैरिजन है कि मैं शेयर होल्डर हूं, मैं देखना चाह रहा हूं मैं किस कंपनी में पैसा डालूं, तो मैं किस कंपनी में पैसा डालूंगा जिसकी प्रॉफिटेबिलिटी ज्यादा होगी। यहां से देख के क्या लगता है किसकी प्रॉफिटेबिलिटी ज्यादा है? हाँ जी, जल्दी बताओ, यहां से देख के क्या लगता है? देख के बताओ क्या लगता है किसकी प्रॉफिटेबिलिटी ज्यादा है? XYZ की ज्यादा है, ऐसा ही है। पर क्या ऐसे डिसाइड करना है या कुछ कैलकुलेशंस करनी है? जल्दी से करके बताएं, और फिर मुझे बताएं कि कौन सी कंपनी ऐसी है जिसमें आपको पैसा डालना चाहिए।
हाँ जी, जीपी रेशियो कितना आ रहा है? XYZ का कितना है? आप कह रहे हैं कि 35%, ओके, और ABC का 50%। वाह भाई। तो विद रिस्पेक्ट टू जीपी रेशियो, कंपनी ABC इज अर्निंग 50% ऑन एवरी 1 रुपी ऑफ सेल। ऐसा ही है? तो क्या हम यहां पे लिख सकते हैं, कंपनी ABC is earning 50 पैसा on every 1 rupee of sales. However, company XYZ is earning 35 paisas on every 1 rupee of sales. This shows that company ABC is better in generating margins. क्या हमने सही लिखा है कि ये क्या शो कर रहा है कि कंपनी ABC बेटर है मार्जिन जनरेट करने में? हाँ जी, क्योंकि 1 रुपए की सेल करूंगा तो वो 35% कमा के दे रही है, और आगे 1 रुपए की सेल करूंगा तो ये 50% कमा के दे रही है। तो कौन सी कंपनी अच्छी है अभी तक? कंपनी ABC। पहले बताओ, यहां तक हम अलाइंड हैं? तो ये आपने लिखना था ऐसे। ये हो गई पहली कमेंट्री जीपी के ऊपर। आ जाओ जी, आगे देखते हैं। फिर आपने मुझे कहा कि सर सारी चीजें कटा के आप मुझे ये समझा दें कि सर मेरे पास नेट मार्जिन कितना है। हाँ जी, निकाला है नेट मार्जिन। सर इसको आप इससे डिवाइड करा देंगे, इसको आप इससे डिवाइड करा देंगे। नेट तो मतलब सब कुछ कटाने के बाद है ना। 11.25% XYZ का, और 8.32%, यही आता है। अच्छा, अब आप अगर ऊपर देख रहे थे सिर्फ समझने के लिए कि नेट, आप नेट देख रहे हैं, अगर आप सिर्फ ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को हटा के देखेंगे तब भी हम देख सकते हैं अच्छे से। यानी सिर्फ ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को हटा के देखें, अदर इनकम वगैरह हटा दें, क्योंकि वो तो अदर इनकम है ना, अदर देन ऑपरेशंस है। अगर हम ऑपरेशंस भी देखें तो ये आ गया नेट टोटल मार्जिन आ गया, ऐसा ही है। बट हम अगर सिर्फ ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का देखें तो आप जीपी में से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस करके प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन बताते हैं, नेट प्रॉफिट ऑपरेशंस का। हाँ जी, 1.5 मिलियन आ रहा है इसका, और ये तीनों को आपस में नेट करके 1 मिलियन। अच्छा, अगर आप इसको इससे डिवाइड कराएं तो आप कह रही हैं कि यहां पे सर आंसर आ रहा है 12%, 12.5, ओके, और कितना? 25%। अच्छा, अगर आप ऊपर तक भी देखें ना कि आपने अगर अपने सिर्फ और सिर्फ नेट ऑपरेटिंग मार्जिन देखना है, सिर्फ एडमिन एक्सपेंसेस को माइनस करके, तब भी आपको कौन सी कंपनी बेहतर लग रही है? कंपनी ABC।
ऐसा है। पर इफ यू कम डाउन और नीचे आते रहे तो आपके सामने फिर जो बेहतर कंपनी होती है वो कौन सी है? XYZ कंपनी है। क्यों? क्योंकि वो आपको कमा के दे रही है कितना? 11.25%। तो एज फार एज योर प्रॉफिटेबिलिटी इज कंसर्न, नेट प्रॉफिटेबिलिटी इज कंसर्न, तो कौन सी कंपनी अच्छी है? XYZ। पहले बताओ कहानी समझ आती है? तो अगेन अगर हम ये देखें, सिर्फ आप मेरे लिए काम करें कि ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को सेल से डिवाइड करें, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को XYZ के, यहां पे सिर्फ लिख रहा हूं मैं समझने के लिए, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एज परसेंटेज ऑफ सेल्स। हाँ जी, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कितने हैं? 22.5 यहां पे XYZ में, और वहां पे 25%। यानी हर 1 रुपए की सेल पे जो एक्सपेंडिचर इंकर किया जा रहा है वो कंट्रोल्ड एक्सपेंडिचर किसके हैं? XYZ के। ऑनलाइन वालों आप क्या कहते हैं, जल्दी बताएं, कंट्रोल्ड एक्सपेंडिचर किसके हैं? कंट्रोल्ड एक्सपेंडिचर, जल्दी बताओ, कंट्रोल्ड एक्सपेंडिचर किसके हैं? कौन सी कंपनी ऐसी है जो एडमिन एक्सपेंसेस को कंट्रोल लेके चल रही है? XYZ। वेरी गुड। तो मतलब असेसमेंट का तरीका आया कि मैं जितनी भी सेल करता हूं उसमें कितना कंट्रीब्यूशन किस एक्सपेंस का होता है, ऐसा है। तो यहां पे आप अगर देखें तो यस, एज फार एज मार्जिन्स आर कंसर्न कंपनी ABC इज बेटर, बट एज फार एज ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर्स आर कंसर्न तो कंपनी XYZ इज बेटर, क्योंकि कंपनी XYZ अपने एक्सपेंडिचर्स को कम रख रही है एज कंपेयर टू कंपनी ABC। तो वो आपने कंपैरिजन करना है। और अगर आप नेट पे देखें बिल्कुल नेट पे, तो आपको ज्यादा अच्छी कंपनी परफॉर्म करते हुए कौन सी दिख रही है? तो जल्दी से मुझे बताते हो ABC कंपनी की हालत नीचे आते आते क्यों खराब हुई? एक्सपेंसेस को अच्छे से मैनेज नहीं कर रही है। और दूसरी चीज देखें, दूसरे भी रीजन है यहाँ पे, दूसरे भी रीजन है। हालांकि देखो ये अदर इनकम भी कमा रही है, अदर इनकम भी कमा रही है ना, कितने की? 3 लाख रुपए की। फिर इंटरेस्ट एक्सपेंस आ रहा है, फिर टैक्स आ रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि नीचे आते आते ये जो कंपनी है, जो ABC कंपनी है, वो अपने एक्सपेंसेस को एफिशिएंटली मैनेज नहीं कर रही है। पहले तो कहानी समझ आती है। तो दिस इज हाउ यू लुक एट द कंपनी, कि आपने सिर्फ और सिर्फ ये प्रॉफिट देख के पैसे नहीं डाल देना है, आपने ये देखना है कि कौन सी कंपनी ऐसी है जो परफॉर्म अच्छा कर रही है इन टर्म्स ऑफ परसेंटेजेस। तो आज आपसे सिर्फ एग्जामिनर ये पूछे कि मुझे ये लिख के दो कि विच कंपनी इज बेटर एट मैनेजिंग एक्सपेंसेस, तो आप कौन सी कंपनी का नाम लेंगे? XYZ। बात समझ आती है? तो दिस इज हाउ इट इज। तो हमने आज की क्लास में एक और रेशियो कवर कर लिया, इसका नाम है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। के अंदर का एक पार्ट GP रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो। आपको पता पूरा रिलेशन समझ आता है। अब कल हम खतरनाक सवाल करेंगे, और वो होगा क्या, मैं आपको बोलूंगा कंपनी ने ये मेजर्स लिए हैं और बताओ इस मेजर्स को लेने के बाद कंपनी के रेशियो पे क्या इफेक्ट आएगा। सही है? यानी मैं आपको पहले पूरा डेटा दे दूंगा 1 साल का। अब कंपनी बोल रही है कि यार ये डेटा तो है, मैं ये करने जा रही हूं, लेट्स से प्राइस इंक्रीज करने जा रही हूं, लेट्स से मैं डेट रीपे करने जा रही हूं, व्हाटसोएवर, उससे कंपनी के किस रेशियो पे क्या इंपैक्ट आएगा ये पूछेगा आपसे एग्जामिनर। तो वो कब करेंगे? कल। तो कल की क्लास बहुत अहम है, क्योंकि हम करीब जाते रहेंगे पास पेपर के, और मैं और रेशियोज ऐड करता रहूंगा। क्लैरिटी है? तो मिलते हैं जी अगली क्लास में। अल्लाह हाफ़िज़।